हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म अ फर्स्ट फेयरवेल। कहानी की शुरुआत में हम चाइना के जिजियांग का दृश्य देखते हैं। एक ग्रामीण इलाका, पहाड़ियों से घिरा हुआ। हम एक बूढ़े शख्स को बकरियां चराते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक लड़का अपने गधों को हाँकता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम ईसा है। वो इसी गांव के एक घर में रहता है। ईसा के परिवार में उसे लेकर कुल 4 लोग हैं। ईसा के माता पिता और उसका बड़ा भाई मूसा। काफ़ी वक्त पहले एक बीमारी की वजह से ईसा की माँ अब बोल और सुन नहीं सकती। ईसा घर के सारे काम करता है, जैसे कि गधों और बकरियों को चारा खिलाना और अपनी माँ की देखभाल करना। घर से ईसा थोड़ी दूर गया। वहाँ उसने एक महिला से नान खरीदे अपने घर के लिए। वहीं पास में बैठे एक बाप बेटे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। बेटा शहर जाकर वहाँ की चमक धमक देखना चाहता है, वहाँ की बिल्डिंग्स जो आसमान को छूती हैं, वहाँ के ऐशो आराम, वहाँ की बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, क्योंकि अब इस गांव में करने को कुछ नहीं बचा। पर पिता उसे इस बात की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि अगर वो शहर चला गया तो पिता की देखभाल कौन करेगा। ईसा उस नान का टुकड़ा खाता हुआ घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हुए मिले, जो कि उसके स्कूल के ही दोस्त हैं। पर काफ़ी दिनों से ईसा फुटबॉल प्रैक्टिस में नहीं आया और कुछ ही दिनों में उनका मैच है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उसकी माँ की वजह से वो ये गेम हार जाएंगे, क्योंकि ईसा का काफ़ी वक्त उसकी माँ को संभालने में और बाकी चीज़ें करने में निकल जाता है। उसे प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता। उनकी बातें सुनने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चला गया। घर आकर उसने अपनी माँ को गले लगाया। शायद आज वो काफ़ी परेशान है। उसने अपनी माँ को नान खाने के लिए दिया। उसकी माँ की शायद थोड़ी दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं, क्योंकि वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाती। जब ईसा बाहर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ उसके दोस्त आ गए, कल्बिनूर और उसका छोटा भाई एलिनाज। वो अपनी बकरी का बच्चा लेने आई थी, जो कि उसने ईसा को रखने के लिए दिया था, क्योंकि आज 3 दिन पूरे हो गए। वो अपनी बकरी को लेकर वहाँ से जाने लगी, पर ईसा उसे अपने पास ही रखना चाहता था। ईसा भी उनके पीछे चला गया। सूरज ढलने को था और वो तीनों वहीं खेलने लगे। तभी वहाँ ईसा का बड़ा भाई मूसा आ गया। उसने बताया कि माँ घर पर नहीं है। ये सुनते ही ईसा घर की तरफ भागा। यहाँ आकर उसने देखा कि उसकी माँ सच में घर पर नहीं। उसका भाई ईसा पर चिल्लाने लगा कि घर से बाहर जाते वक्त उसने दरवाजे को बाहर से लॉक नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और वो पहले भी कई बार ऐसे ही जा चुकी है। मूसा ने उसे काफ़ी फटकार लगाई। ईसा बस खड़े होकर उसे सुनता रहा। सूरज ढल चुका था। थोड़ी देर में आसपास अंधेरा छा जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस अंधेरी रात में वो अपनी माँ को कहाँ तलाश करेंगे। दोनों आसपास जाकर अपनी माँ को आवाज़ देने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। ईसा रोने लगा, क्योंकि गलती उसकी थी। वो पड़ोस की एक महिला के पास गया। शायद उसकी माँ को उसने देखा हो, पर उस महिला ने साफ मना कर दिया। उसने पड़ोस में जाकर कई लोगों से पूछा, पर कोई जवाब नहीं। पास के जंगलों में भी तलाश किया। निराश होकर वापस घर लौट आया। दोनों भाई काफ़ी दुखी मन से साथ बैठे थे। दूसरे दिन सुबह ईसा कल्बिनूर और उसके भाई को लेकर अपनी आंट के घर निकल गया, जो कि दूसरे गांव में रहती है। रास्ते में कल्बिनूर उसे बताने लगी कि उसके माता पिता के बीच काफ़ी बहस होती है और उसे डर लगने लगा है कि कहीं दोनों डाइवोर्स न दे दे। ईसा ने बताया उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ईसा ने सोचा है वो पढ़ लिख कर काफ़ी पैसे और नाम कमाएगा, जिससे उसके परिवार की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। कल्बिनूर काफ़ी थक चुकी थी। ईसा उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। थोड़ी देर में वो अपनी आंट के घर पहुंच गया। जब उसने अपनी आंट से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि सुबह जब उसके अंकल बकरियां चराने गए थे, तो उसकी माँ उन्हें बेहोश मिली। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले गए। ये सुनते ही ईसा अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाने लगा, पर कल्बिनूर ने उसे रोक लिया, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और जंगली जानवर शिकार पर निकल जाएंगे। उसकी बात सुन ईसा रुक गया। वो सुबह ही यहाँ से निकल जाएगा। उसकी आंट ने सभी को खाना खिलाया, पर ईसा को भूख नहीं। उसे बस अपनी माँ की चिंता हो रही थी। आंट ने यकीन दिलाया उसकी माँ जल्द ही ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ जाएगी। सुबह ईसा घर आ गया
और अपने पिता से मिलने गया जो कपड़े बेचा करते हैं। उसने अपने पिता से माँ का हाल पूछा। उन्होंने बताया कि वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने ईसा और मूसा को घर का ख्याल रखने को कहा। मूसा को चिंता होने लगी क्योंकि हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं, पर उसके पिता ने कहा उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब देख लेंगे और उन्हें अब घर जाकर गधों और मुर्गियों का ध्यान रखना चाहिए। ईसा ने हॉस्पिटल आने की जिद की, पर उसके पिता ने मना कर दिया। दोनों भाई उदास बैठे थे। ईसा ने कहा उनकी माँ हॉस्पिटल में है और वो उसके लिए कुछ कर भी सकते। घर की जिम्मेदारियाँ और साथ पढ़ाई उन्हें सोचने पर काफ़ी मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम कल्बिनूर के परिवार का दृश्य देखते हैं जो खेतों में काम कर रहा है। कल्बिनूर की माँ को अपने बच्चों की पढ़ाई की काफ़ी चिंता होती क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ के स्कूल्स में कुछ खास पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो अपने पति पर अक्सर जोर देती कि वो सब इस जगह को छोड़कर कूका शहर में बस जाएं और वो वहाँ कोई काम करके कुछ पैसे भी कमा लेंगे। पर पति मना कर देता कि वो अपने पिता को यहाँ अकेला छोड़कर कूका नहीं जा सकता। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच बहस होती। कल्बिनूर का पिता यहाँ खेती से भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाता। उसका पिता कपास की खेती करता है, पर इस साल कपास की फसल भी अच्छी नहीं हुई। कल्बिनूर की माँ का सपना अधूरा ही रह गया। उसे नहीं लगता कि कभी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पाएगी। कल्बिनूर के स्कूल के बच्चे काफ़ी फ्लुएंट मंदारिन भाषा बोलते हैं, पर कल्बिनूर मंदारिन बोलने में काफ़ी कमज़ोर है, जो कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना की 70% आबादी मंदारिन बोलती है। उसके पेरेंट्स उइगुर भाषा में बात करते हैं, पर मंदारिन भाषा आज की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत हर कहीं पड़ती है। उसकी माँ कल्बिनूर को हमेशा सलाह देती कि साथ अपनी पढ़ाई के साथ उसे अपने छोटे भाई की पढ़ाई का भी ध्यान देना है। दूसरे दिन हमने ईसा को स्कूल में देखा। वहाँ सभी बच्चों से पूछा जा रहा था कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। ईसा ने बताया वो एक डॉक्टर बनेगा ताकि वो अपनी माँ का इलाज कर सके और वो अपने परिवार के लिए काफ़ी पैसे कमाएगा। परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद वो अपने बारे में कुछ सोचेगा। यहाँ हम देखते हैं कल्बिनूर स्कूल देरी से पहुँची, इसलिए वो बाहर ही खड़ी थी। उसके कपड़े भी काफ़ी गंदे थे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद टीचर बाहर आई और लेट होने की वजह पूछने लगी। उसने बताया आज वो अपने भाई को सुबह पढ़ा रही थी, इसलिए लेट हो गई। कल्बिनूर रोने लगी। उसका पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता। घर पर वो अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटा दिया करती। यहाँ हम देखते हैं ईसा अपने परिवार के साथ काम कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है ईसा के बड़े भाई के स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। अब वो आगे की पढ़ाई करने शहर के यूनिवर्सिटी जा रहा है। वो वहीं रहकर पढ़ाई करेगा, पर ईसा को यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। मूसा ने बताया भविष्य वही है, बिना यूनिवर्सिटी के कोई कुछ भी नहीं बन सकता। हम देखते हैं ईसा और मूसा दोनों भाई अपनी माँ के बालों को कंघी कर रहे हैं और मूसा यूनिवर्सिटी जाने की बात अपनी माँ से बता रहा है, पर उसकी माँ को कोई ध्यान नहीं। उसके बाद मूसा वहाँ से निकल गया, साथ ईसा भी था। जाते वक्त उसने ईसा को सलाह दी कि मन लगाकर पढ़ाई करना ताकि तुम मुझसे भी बेहतर बन सको। काफ़ी जिम्मेदारियां हैं इस परिवार की। पढ़ाई के साथ साथ माँ का भी ख्याल रखना और खेतों के काम में पिताजी की भी मदद कर देना। एक बड़ा भाई घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर देकर जा रहा था क्योंकि उसे ईसा पर पूरा विश्वास है कि वो सब संभाल लेगा। उसके बाद मूसा वहाँ से चला गया। शाम ईसा के पिता ने बताया कि मकाई की फसल पक चुकी है, उसे काट कर उसमें गेहूं उगाना है। इस काम में उन्हें ईसा की मदद लगेगी। उसने अपनी माँ के कानों को स्कार्फ से ढक दिया क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। अपने हाथों से वो माँ को खाना खिलाता। ईसा अपने भाई की दी गई जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छी तरह से निभा रहा था। रात ईसा अपने पिता के साथ बैठा काम कर रहा था। वहाँ उसके पिता ने बताया कि वो काफ़ी वक्त से उसकी माँ को नर्सिंग होम भेजने की सोच रहे हैं, जहाँ उसकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी। पर ईसा ने कहा अगर उसकी माँ नर्सिंग होम गई तो वो स्कूल छोड़ देगा। वो घर पर ही रहकर अपनी माँ का ध्यान रखेगा, लेकिन अपनी माँ को नर्सिंग होम नहीं जाने देगा। उसके पिता को लगता है उसकी माँ के यहाँ रहने से लोगों का आधा वक्त उसका ध्यान रखने में निकल जाता है।
ईसा के दिन इसी तरह से बीत रहे थे। एक दिन उसके पिता ने गांव के कुछ लोगों को घर बुलाया। वो अपनी पत्नी को नर्सिंग होम भेजना चाहता है, जिसमें उसे सभी की सहमति चाहिए। वहां उसकी पत्नी की बहन भी आई थी। उसने अपनी बहन को नर्सिंग होम भेजने से मना कर दिया। उसे इस बात की जानकारी अच्छे से है कि ईसा की माँ अपना कोई काम नहीं कर पाती। ये जानते हुए भी वो नहीं चाहती कि उसकी बहन को नर्सिंग होम भेजा जाए। वहाँ कई लोग ने अपनी अपनी राय दी और काफ़ी लोगों ने यही कहा कि उसे नर्सिंग होम भेज देना चाहिए, एक अच्छी देखभाल के लिए। ईसा के पिता को भी ये फैसला ठीक लगा। यहाँ स्कूल में हम देखते हैं ईसा को भी मंदारिन भाषा अच्छी तरह से नहीं आती। वो अभी सीख रहा है। स्कूल से ईसा घर आया। वो अपने पिता के फैसले से खुश नहीं। उसे लगता है वो अपनी माँ की देखभाल खुद कर सकता है। उसके पिता ने बताया उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए वो उसकी माँ को लेकर अब ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते। इस वजह से ईसा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाता और उसके पिता का काम में भी काफ़ी नुकसान होता है। पर फिर भी ईसा खुश नहीं, क्योंकि ये फैसला उसके पिता के अकेले का था। इसमें उन्होंने अपने बेटों की सहमति नहीं मांगी। रात उसे नींद भी नहीं आ रही। उसने अपने भाई को पत्र लिखा। अगर उसका भाई और ईसा स्कूल छोड़ दे तो वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सकते हैं। हम देखते हैं सर्दियाँ आ गई। ईसा अपने पिता के साथ नर्सिंग होम आया अपनी माँ से मिलने। उसके पिता ने कहा वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है और उसकी माँ यहाँ ठीक रहेगी। ईसा का मन नहीं करता अपनी माँ से अलग होने का, पर पिता के कहने पर वो वहाँ से चले गए। उसने पूछा कि दोबारा हम कब मिलने आएंगे। उसके पिता ने कहा बहुत जल्द। यहाँ स्कूल में हम देखते हैं टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे। वहाँ उन्होंने कल्बीनूर को खड़ा किया और सभी के सामने उसके मार्क्स बताने लगे। मंदारिन में उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा कम थे, सिर्फ 20 मार्क्स। उन्होंने वहाँ उसकी माँ को भी खड़ा किया, जिससे उसकी माँ को स्कूल के सामने काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। टीचर्स ने उसकी माँ को जिम्मेदार बताया कि वो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। उसकी माँ ने सफाई देते हुए कहा कि वो सारा दिन खेतों में काम करती है, इसलिए वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती, पर अगली बार से वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी। अब उसकी माँ को कल्बीनूर पर काफ़ी गुस्सा आने लगा और कल्बीनूर डर से रोने लगी। टीचर्स ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया। इतने लो ग्रेड्स के साथ वो कैसे पढ़ाई करेगी। घर पर पिता ने पेरेंट्स मीटिंग के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने सारी बात उसके सामने रख दी। पर उसके पिता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी को कितने मार्क्स मिले। उसकी माँ को लगता है उसके बच्चे भी अपने पिता की तरह अनपढ़ रह जाएंगे। उसने अपनी पति से कहा कि वो बच्चों पर थोड़ी सख्ती करे, जिससे उनके मन में डर पैदा हो और वो सही ढंग से पढ़ाई करें। उसके पिता को लगता है अभी वो बच्चे हैं, उन्हें इतना प्रेशराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात वो दोनों अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसकी माँ ने कहा अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका पिता पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करेगा। उसकी माँ अक्सर अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करती कि दूसरों के बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं और उनके पास कई मेडल्स और अवार्ड्स भी हैं, पर उसके बच्चों के पास कोई प्रतिभा नहीं। इस बात के लिए उसने कल्बीनूर के पिता को कोसना शुरू कर दिया। अगर उसने पहले ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया होता तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। उस रात उसका पिता काफ़ी सोच में बैठा था। दूसरे दिन हम देखते हैं कल्बीनूर की माँ ईसा के पिता से मिलने आई है। उसने बताया कि कल ईसा उसके यहाँ आकर काफ़ी रो रहा था अपनी माँ के लिए। उसने उसके पिता को काफ़ी समझाया कि वो ईसा की माँ को नर्सिंग होम से वापस घर लेकर आ जाए। दूसरे दिन ईसा और कल्बीनूर साथ बैठे थे। ईसा को मंदारिन में 60 मार्क्स मिले और वहीं कल्बीनूर को सिर्फ 20, जिससे वो फेल हो गई। कल्बीनूर ने वहाँ ये भी बताया कि उसकी माँ उसे कूका ले जाकर उसका एडमिशन मंदारिन ओनली स्कूल में करवाना चाहती है। शायद कुछ दिनों में वो यहाँ से चले भी जाए। रात हम देखते हैं उसकी माँ ने अब यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है, पर कल्बीनूर को यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। ईसा अपने भाई के लेटर को पढ़ रहा था। वो पहली बार ट्रेन में बैठा और उसने उस लेटर में अपने ट्रेन से जुड़े एक्सपीरियंस को शेयर किया। ट्रेन की हर वो छोटी से छोटी चीज़ जिस बारे में ईसा को पता नहीं। रात कल्बीनूर सोई नहीं,
क्योंकि कल वो इस जगह को छोड़ जा रहे हैं। रात ईसा भी सोया नहीं, बाहर बैठ आसमान की तरफ देख रहा है। कल से तो वो यहाँ बिल्कुल अकेला हो जाएगा। हम देखते हैं सुबह हो गई। कल्बीनूर का परिवार सामान लेकर गाड़ी में बैठ गया। कल्बीनूर काफ़ी दुखी मन से अपने घर की तरफ देखने लगी। उसका बचपन, उसका घर सब पीछे छूट रहा था और वो वहाँ से चले गए। सुबह उठकर ईसा अपनी बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा क्योंकि वो यार्ड में दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपने गधे पर बैठ उसे ढूंढने निकल गया। चारों तरफ काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी पर वो कहीं नहीं मिली। वो रोने लगा। उसी शाम हम ईसा को भेड़ें चराते हुए देखते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर किसी भी पेरेंट्स को बच्चों के कम मार्क्स आने पर शर्म आती हो तो उन्हें पेरेंट्स होने का कोई हक नहीं। पहली बात तो उन्हें अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। ना जाने आखिर क्यों वो अपने बच्चों को किसी का रेप्लिका या जेरोक्स बनाने में लगे रहते हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। जैसे अंगूर और आम दोनों का कलर डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है और साइज़ डिफरेंट है। पर ना तो अंगूर आम की जगह ले सकता है और ना ही आम अंगूर की जगह ले सकता है। दोनों ही अपने आप में यूनिक फ्रूट्स हैं। तो ये कंपेयर करने की दौड़ बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगी। और ये बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की कला को पहचान कर उस प्रतिभा को निखारे। दोस्तों, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, पर क्या पता आपका बच्चा पेंटर बनना चाहता हो, पर आपके सम्मान के लिए आपसे डर कर वो कभी कह ना पाया हो और इस बात के लिए सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहेगा। काश उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और सबसे लड़ झगड़ कर अपने सपने को पूरा किया होता। पेंटर बन के वो उतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितना वो डॉक्टर बन के कमा लेता, पर उसकी खुशियों का क्या? सारी ज़िंदगी वो खुश तो रहेगा। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं होगा कि उसने कोशिश भी नहीं की, जो सोचा वही किया, ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया। आप जिस सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हो, उसे कुछ बनाना चाहते हो, ये सोसाइटी के वही लोग हैं जो आपको पीठ पीछे गालियाँ देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए आप अपने बच्चे का भविष्य दांव पर मत लगाइए। दोस्तों, अपने सपने, अपनी खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिवार आपसे रूठ गया तो मान जाएगा। दोस्त, यार, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हर कोई मान जाएगा। लेकिन आपने अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दिया तो ये आपको ज़िंदगी भर एक बुरे सपने की तरह सताएंगे। इसलिए पहले अपने ड्रीम्स को पूरा करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।